ओमान को ऑस्ट्रेलिया ने शानदार अंदाज में शिकस्त दी 9 विकेट से और इसी के साथ ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका है। अब बारी है सुपर 8 की और हम यहां पर हाजिर हैं ग्रुप स्टेज के रिव्यू के लिए। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। हमारे साथ सबा करीम मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सबा भाई। थैंक्स अहिद। सबा भाई, इस मुकाबले को देखने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को बड़े शानदार अंदाज में शिकस्त दी, एक शेर याद आता है, देर कर दी मेहरबा आते आते। कुछ वैसा ही हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो भी यही सोच रहे होंगे क्योंकि ऐसे ही परफॉर्मेंस की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया ने इतना ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल किया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो टेस्ट मैच में हो, चाहे वनडे क्रिकेट में हो, चाहे फिर T20 में क्यों ना हो। पर वो इस बार मिसिंग रहा। ये जो प्रदर्शन है ना, ये डर पैदा करता है अपोजिशन में, और इसी की उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया से इस वर्ल्ड कप एडिशन में भी, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया कर नहीं पाया। बिल्कुल। चलिए, तो अब ग्रुप स्टेज तो खत्म हो चुका, अब सुपर 8 की बारी है। तो ग्रुप स्टेज के रिव्यू की हम बात करें, इसी टीम के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे जो दो बड़े खिलाड़ी अगर हम कहें कि मिसिंग थे इस स्क्वाड में, तो वो थे दो फास्ट बॉलर, हेजलवुड और पैट कमिंस, जो कप्तान भी हैं। क्या सबा भाई, दो बड़े खिलाड़ी के ना रहने से आप ऐसा प्रदर्शन करेंगे और इस तरीके से आप लीग स्टेज में ही बाहर हो जाएंगे, ये आपके बेंच स्ट्रेंथ पर सवाल नहीं खड़ा करता है? हाँ, जरूर करता है। और बड़ी टीम से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास ऐसा बेंच स्ट्रेंथ होना चाहिए जो इस तरह के इंजरी को झेल ले, पर इस बार ऑस्ट्रेलिया वो कर नहीं पाई। और ऐसे भी ओवरऑल प्रदर्शन अगर आप देखेंगे सैयद, तो पाकिस्तान में जो ये मैचेस खेलने गए थे वहां पर भी ये हारे थे। करेक्ट। तो इनकी तैयारी, एक तो इंजरी, उससे आपकी बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बॉलर्स में उस प्रकार के बेंच स्ट्रेंथ नहीं रहना, और दूसरी बात है वो लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी नजर आई है। वार्निंग साइंस तभी हो जाने चाहिए थे जब पाकिस्तान के खिलाफ आप हारे थे, बिकॉज वहां पर भी कंडीशंस ऐसे ही थे जहां पर आपको श्रीलंका में मिले हैं। यहाँ बॉल घूम नहीं रही है, यहाँ बॉल स्लो आ रही है। तो इस तरह के कंडीशन में आपको ऐसे बैटर्स चाहिए थे या फिर ऐसे प्लेयर्स चाहिए थे जो बहुत जल्दी अडेप्ट कर पाएं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर इतने जल्दी एग्जिट का ऑस्ट्रेलिया के, वो है लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी। चलिए, ये तो बात हो गई ऑस्ट्रेलिया की। हम जो रिव्यू कर रहे हैं, जो टीम बाहर हुई है, उनमें पहले टेस्ट नेशन से हमने शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया, दो और टेस्ट नेशन है। अफगानिस्तान की तरफ हम चले, क्या उनका सफर, वो डबल सुपर ओवर जो मुकाबला गया जहां पर वो हारे, एक आसान सा चांस था वो गवाया, क्या वहीं पर अफगानिस्तान के लिए सफर खत्म? हाँ, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनकाउंटर था उनके लिए, क्योंकि उसके पहले ऐसे भी वो न्यूजीलैंड से हार चुके थे, वो बहुत बुरी तरह से हारे थे। तो वहां पर एक मौका दिया था साउथ अफ्रीका ने। वो मैच को कैसे क्लोज करना है, मैच को कैसे फिनिश करना है, मुझे लगता है कि बड़ी टीमों के खिलाफ अभी भी वो कमी नजर आ रही है अफगानिस्तान क्रिकेट में। जो क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं उनको कैसे सीज करना, उसकी कमी नजर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका के साथ 20वां ओवर कर रहे थे कगिसो रबाडा, 2 न्यू बॉल डाली थी उन्होंने, उसके बावजूद अफगानिस्तान 11 रन बना नहीं पाया। वो जो रनआउट भी हुआ, वो भी रनआउट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि फजल हक फारूकी ने अब नॉन स्ट्राइकर एंड से वो शुरुआत ली नहीं थी। करेक्ट। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर मैच जीतने में, खास करके T20 के फॉर्मेट में, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर आयरलैंड की बात करें तो वो क्या सोचेंगे अपने आप को? ठीक है, एक मैच उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ, लेकिन उसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं, आप श्रीलंका से हारते हैं, तो क्या वहीं पर ये 2 हार नहीं सब कुछ खत्म कर दिया था उनके लिए? उनके लिए टफ पूल था। मुझे लगा जिस तरह से उन्होंने तैयारी की थी, कोशिश उन्होंने पूरी की, पर एक एसोसिएट नेशन के होने के नाते आप तैयारी इस तरह से करते हैं कि आप कम से कम एक बड़े नेशन को बीट कर दें, तब आपको हौसला बढ़ जाता है। फिर आप ये भी सोचते हैं कि हम आगे टॉप 8 में क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये 2 फैक्टर्स में वो पीछे रह गए। और जितना क्वालिटी उनके टीम में है, क्योंकि वो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फ्रेंचाइजी लीग में खेलते रहते हैं, उनके यहाँ खुद बहुत ही अच्छी लीग होती है, कई सारे प्लेयर्स इंग्लैंड में खेलते हैं, तो उस लिहाज से इनका प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं। और 3 टीम ऐसी रही सबा भाई, सिर्फ 3 टीम पूरे 20 में से जो एक भी मैच नहीं जीत पाई, ओमान, नामीबिया और कनाडा। इन तीनों को कैसे आप सम अप करेंगे? कितनी ज्यादा पीछे हैं, या अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आने वाले वर्ल्ड कप में या आने वाले मुकाबलों में वो खुद को तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले ओमान को बहुत ज्यादा काम करना है सैयद, ये बहुत ज्यादा पीछे है इस वक्त। और पीछे इस वजह से है क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे वहां पे यूथ में इन्वेस्ट किया नहीं गया है। अभी भी आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो सालों साल से खेलते आ रहे हैं, 40-42 साल के प्लेयर्स हैं, कहाँ से आप खेल पाएंगे T20 जहां आप कम्पीट कर रहे हैं इतने बड़े बड़े टीमों के सामने। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक ठाक है, उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी टैलेंट को ढूंढने में। इतने सारे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं या तो इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं।
आपको यंगस्टर्स ढूंढना होगा, अंडर 19 साइड को बिल्ड करना होगा, तभी वो टीम अच्छा करेगी। कनाडा ने भी कुछ हद तक डिसअपॉइंट किया है, उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स थे, उनको T20 खेलने का अनुभव है। उनमें एक दो प्लेयर्स ने शानदार प्रदर्शन किया, युवराज सामरा का नाम आता है, तो उनको भी थोड़ा बहुत और मेहनत करनी होगी। नामीबिया से मैं खासा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि नामीबिया एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो दक्षिण अफ्रीका में खेलते हैं, वहाँ जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेलनबॉश यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कई सारे प्लेयर्स जाते हैं खेलने के लिए। बहुत कुछ जो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स भी करते हैं, पर जो जिम्बाब्वे ने सीखा है वो नामीबिया ने सीखा अगर है भी, तो हमें यहाँ पे नज़र आया नहीं। उनके पास भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी सालों से खेलते आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि नए प्लेयर्स की अब ज़रूरत पड़ेगी। और अगर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ हम चलें, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, उसमें से इटली की बात हम बाद में करेंगे। अगर स्कॉटलैंड, नीदरलैंड को अगर आप देखें तो कई दिनों से या कई सालों से वर्ल्ड कप खेलते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जाके एक चीज में वो उसको खत्म नहीं कर पाते हैं। मसलन अगर नीदरलैंड्स को आप देखें, वो मैक्स ओडाउट कैच पकड़ लेते तो शायद तस्वीर अलग हो जाती। हाँ वो तो है सैयद, पर वहाँ पे भी पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत कम है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पूल को और बड़ा करने में, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स भी बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं। और मैं सुन रहा हूँ अपने आप को बार बार रिपीट करते हुए, जब तक कि आप T20 फॉर्मेट में नए प्लेयर्स को इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, आपकी टीम की तरक्की काफ़ी देर में होगी, और होगी भी कि नहीं होगी इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। स्कॉटलैंड को वक्त बहुत कम मिला था तैयारी करने के लिए, पर मुझे लगता है कि उनके पास उस तरह का गेम नहीं है इन कंडीशंस में उस हिसाब से कम्पीट करने के लिए, और वो हमें अंत में देखने को मिला। और दूसरी तरफ अगर यूएसए की बात करें, यूएसए ने प्रभावित जरूर किया बहुत ज्यादा पहले ही मैच में। हाँ, उनका इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हाँ, तो वहाँ पे भी जो लीग हो रही है MLC, उसका फायदा उनको मिल रहा है, और कई सारे यंगस्टर्स हैं। उनके साथ एक और एडवांटेज है कि यहाँ के प्लेयर्स बहुत सारे गए हुए हैं वहाँ खेलने के लिए, अब वहाँ पे बहुत जल्दी वो खेल रहे हैं लोकल लीग्स में, और मुझे लगता है 1-2 साल में वो सब के सब एलिजिबल हो जाएंगे US से खेलने के लिए। तो उनके पास भी अच्छे रिसोर्सेज हैं जो बहुत जल्दी हमें और भी नज़र आएंगे। पर उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है इस वर्ल्ड कप एडिशन में। अब बचती है तीन टीम, UAE बच जाती है, नेपाल बच जाती है, इटली बच जाती है। इटली की बात बाद में अगर करें हम, UAE और नेपाल, खासतौर से नेपाल, जिसने पहले मैच में 4 रन से वो मंजिल से दूर रह गए, लगा कि भाई बहुत जबरदस्त खेल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कह दिया था सबा भाई कि एशिया के बाद ऐसा लगता है, भारत के बाद एशिया में लगता है कि ये टीम बहुत आगे बढ़ रही है, पर शायद कुछ जल्दबाजी हो गई। हाँ, पर उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, वेरी इंप्रेसिव सैयद। और वो भी एक वहाँ पे क्रिकेट बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारे लोग खेलते हैं। जब से उन्होंने नेपाल प्रीमियर लीग शुरू की है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, बाहर के प्लेयर्स जाते हैं खेलने के लिए, बहुत कुछ उनको सीखने को मिल रहा है। क्वाइट सिमिलर जो भारत के साथ हुआ था 2008 में जब IPL शुरू हुआ था, तो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर आपको बहुत कुछ सिखा देता है। फॉरेन कोचेज आते हैं, फॉरेन स्ट्रैटेजी वो लेकर आते हैं, थिंकिंग उनकी अलग रहती है, वो सेल्फ बिलीफ हमें नज़र आया है। ये सारी चीज़ें इस बार नेपाल ने करके दिखाया है, और सबसे बड़ी बात जो सपोर्ट उनको मिला है। तो मुझे लगता है कि नेपाल एक ऐसा नेशन है जिनका प्रोग्रेस बहुत ही रैपिड होने वाला है, और ये बहुत ही अच्छी खबर है एशिया के लिए, क्योंकि हमें एशिया में 3 या 4 टीम चाहिए जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हो पाए वर्ल्ड क्रिकेट में। और आपसे बात हो रही थी एक बार, तो आप बता रहे थे कि नेपाल के जो फैंस हैं वो भी बहुत तगड़े हैं, जो हमने देखा भी, और शायद आपके होटल में भी कई फैंस ठहरे हुए थे। पूरे मैच के लिए आए हुए थे, और इंडिगो की फ्लाइट आती है वहां से बॉम्बे, और सब लोग आए हुए थे मैच देखने के लिए। तो ये अच्छा लगता है कि अगर सपोर्ट आपको मिल रहा है तो फिर वो प्लेयर्स को भी मजा आता है ना, वो चाहते हैं अपने फैंस के लिए खेलना, अपने देश के लिए खेलना, जो इस बार नेपाल ने किया है। और अब 2 टीम, और दोनों एक कॉन्ट्रास्टिंग टीम, UAE की तरफ जो काफी अरसों से खेल रही है, हर बार वर्ल्ड कप में जगह कभी ना कभी बना लेती है, चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, और दूसरी तरफ इटली जो पहली बार आई और पहली बार में ही प्रभावित किया। तो इन दोनों टीमों को आप कैसे देखेंगे? UAE में तरक्की हो रही है सैयद, पर उस हिसाब से नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, और वहाँ मैं समझ रहा हूँ क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने 4 साल से ये IL T20 शुरू किया है, वहाँ पर कई सारे जो UAE के प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पर दिक्कत ये है कि वहाँ पे सेकेंड जनरेशन जो क्रिकेटर्स हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान जो शिफ्ट कर गए थे काफ़ी साल पहले, उनके बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको और थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। अंडर 19 में उनकी टीम ठीक ठाक है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, पर सही मायने में थोड़ा और वक्त लगेगा इस टीम को प्रोग्रेस करने में, और कई बार इस स्टेज पर आके वो फिसल जाते हैं। पर 2-3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी की है। सोहेब खान है एक, अलीशान शरफू ने रन बनाया है,
तो उस तरह के गेंदबाज भी हैं उनके पास, जो कई सारे ऐसे हैं जो 1-2 साल में एलिजिबल हो जाएंगे। और मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है वाइल्ड T20 में, तो वो एक ऐसी टीम है जो मे बी बाय नेक्स्ट वर्ल्ड कप एडिशन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इटली पहली बार आई और 10 विकेट से, वो मुकाबला तो जहन से नहीं उतरता है सबा भाई। बहुत मजा आया देख के, और अच्छी बात है कि यूरोपियन नेशन में भी एक ऐसी टीम अब उभर कर आ रही है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसी टीमों को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि यूरोपियन नेशंस बहुत सारे हैं, करीब मुझे लगता है कि 30 या 32 यूरोपियन नेशन है, एसोसिएट नेशंस है, आपस में वो क्वालिफायर्स खेलते हैं और फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो टफ रास्ता उन्होंने तय किया है। उनके साथ एक एडवांटेज है, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के हैं, वहाँ पर खेलते हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, पर इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये प्लेयर्स अब हेल्प करेंगे लोकल प्लेयर्स को और ज़्यादा उभरने के लिए, थोड़ी उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और इम्प्रूव होगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर क्रिकेट और बढ़ने वाला है, क्योंकि उसमें उस टीम में जान है और मुझे लगता है बहुत ही पैशन है स्पोर्ट्स को लेकर। तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा हम लोग सुनेंगे इटली के बारे में। बिल्कुल। और सबा भाई, जिस तरीके से आपने सारी टीम्स के बारे में विस्तार से बताया, समझाया, बहुत बहुत उसके लिए शुक्रिया। और आपके ये पूरा अगर वर्ल्ड कप कहें जो हमारे साथ आप जुड़े ESPN क्रिकेट इन्फो के साथ, बहुत मजा आया हमें इन सारी चीजों में। थैंक यू सैयद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक छोटी सी अपडेट, क्योंकि इटली की बात लगातार हुई है, इस बार इटली का सफर और बड़ा हो सकता है, टफ हो सकता है, क्योंकि 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड दोनों ने नहीं किया है क्वालिफाई। तो अब उन दोनों को हराकर क्या इटली आगे बढ़ेगी? अगर कर देती है ऐसा तो बहुत बड़ी बात उनके लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो, टाइम आउट हिंदी।